Hello students, this is class 9th. Welcome to class 9th. We are doing history and the chapter is the French Revolution. What is the French Revolution we have studied about and what are the causes and how they are doing the revolution, कि किस तरीके से उन्होंने revolution किया, क्या क्या causes थे वो हमने कल पढ़े थे. अब कोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन जो है यानी कि रिवॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से हुआ, उसका जो प्रोसेस है वो कैसा था, प्रोसेस कैसा था वो हमें देखना है. किस तरीके से रिवॉल्यूशन किया गया वो हम ध्यान से देखेंगे. तो देखिए रिवॉल्यूशन, कोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो हमने कल पढ़ा था कि कुछ पॉलिटिकल जो इश्यूज थे वो थे पॉलिटिकल कॉजेज में. हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल कॉजेज है उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉज ये था कि उनके पास कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन नहीं था, रिप्रेजेंटेटिव कोई भी बॉडी नहीं थी जो कि लोगों की बात को जो पर्सन है यानी किंग है, मेन पर्सन है, उस तक पहुंचा सके. तो कोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन जो है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे वहां पर लोगों के पास थे. जो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के पीपल थे, इन तीनों को सोशल डिस्पैरिटी में रखा गया था. सोशल डिस्पैरिटी का मतलब था कि इन तीनों के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन किया गया था और उसमें जो नेगेटिव इफेक्ट था वो पड़ रहा था किसके ऊपर, थर्ड एस्टेट के ऊपर. तो फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए तो फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब यहाँ पर उन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिए गए और इतने ज़्यादा उन पर टैक्स लगा दिए गए कि उनकी जो इनकम है वो टैक्सेस से बहुत कम थी और इन टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे. और उस पर से जो किंग है उसने नए जो टैक्सेस हैं उनको अप्लाई करने का ऑर्डर और दे दिया. और इसी रिलेशन में उसने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सारे जो एस्टेट जनरल्स हैं उनको बुलाया गया. सारे एस्टेट जनरल को मीटिंग के लिए बुलाया गया जिसका मोटिव था क्या, नए टैक्सेस इम्पोज करना. जितने भी एस्टेट जनरल थे यानी हर एस्टेट की फर्स्ट एस्टेट जैसे क्लर्जी पीपल थे जिसमें जो कि फादर ऑफ द चर्च एंड द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल्स, and the second estate people all the landlords, all the businessmen, big businessmen and all the estate general of थर्ड एस्टेट. तो ये मीटिंग जो बुलाई गई एस्टेट जनरल की उसमें ये कहा गया कि ठीक है कुछ नए टैक्सेस लगाने हैं तो उसके लिए मीटिंग बुलाई जा रही है. तो क्या इसमें लिखा गया, इसमें ये रखा गया कि ठीक है मीटिंग जो बुलाई जा रही है नए टैक्सेस के लिए है. तो जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं इन दोनों को तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं क्योंकि इनके ऊपर तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, इन लोगों के ऊपर तो कोई टैक्स अप्लाई होता ही नहीं था. टैक्स अप्लाई होता था किसके ऊपर, थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर. तो थर्ड एस्टेट के लोगों को प्रॉब्लम थी तो ये लोग फिर भी गए मीटिंग अटेंड करने, यानी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो मीटिंग अटेंड करने गए. तो मीटिंग जब ये अटेंड करने गए तो क्या हुआ कि वहाँ पर अप्लाई किया गया कि एक मीटिंग जो है उसमें रखा गया, ये सभी लोगों को एक साथ बैठा दिया गया. और इनको मैंने आपको बताया था कि कल मैंने बताया था कि इनको जो थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 600 थे. इन 600 पीपल को उनके पीछे खड़े रहने के लिए कह दिया गया जिससे इन्हें काफ़ी इंसल्टेड फील हुआ. ठीक है ये खड़े भी हो गए लेकिन जब इन्होंने नए टैक्सेस की बात की तो ये टेनिस कोर्ट में लिया गया था. ये जो मीटिंग थी ये थी वर्सेल्स के टेनिस कोर्ट में, वर्सेल्स के टेनिस कोर्ट में ये मीटिंग थी. तो उस टेनिस कोर्ट में हर एस्टेट का एक रूल और निकाला गया, यानी किंग जो था, किंग ने एक रूल निकाला कि हर एस्टेट जो है वो क्या करेगा, हर एस्टेट में एक वोट होगा. हर एस्टेट का कितना वोट होगा, एक वोट होगा, यानी कि एक एस्टेट जो होगा वो एक वोट देगा. अब इनकी जो समझने वाली बात थी कि ये रूल निकालने का मतलब क्या था कि सीधा सीधा भाई टैक्स तो इम्पोज करना ही करना है तो फेवर में जो करेंगे. अब देखिए 3 ही तो एस्टेट थे, एक वोट इसका, एक वोट इसका और एक वोट इसका. तो ये तो वैसे ही जीता हुआ था. जो किंग ने जो न्यू टैक्सेस अप्लाई किए थे, न्यू टैक्सेस अप्लाई करना तो वो वैसे ही फेवर में था. क्यों, क्योंकि अगर एक पर्सन एक वोट नहीं, एक एस्टेट अगर एक वोट करेगा, क्योंकि ये दोनों तो फेवर में ही होंगे किंग जो करेगा. क्योंकि अगर ये दोनों इन फेवर में हो गए, अगर ये अगेंस्ट हो गए तो इनके अगेंस्ट होने से क्या होगा कि इनकी जितनी भी इनको आज़ादी मिली हुई है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स मिले हुए हैं वो सब छिन जाएंगे. तो इन दोनों को तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं. तो ऑब्वियसली जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस के फेवर में तो कितने वोट हो गए, 2 वोट हो गए. और उसके अगेंस्ट कितने वोट हुए, 1 वोट हुआ. तो क्या हुआ, तो टैक्सेस तो इम्पोज हो ही जाएंगे. इस चीज को देख करके जो थर्ड एस्टेट के जनरल्स थे उन्हें बहुत गुस्सा आया. उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. जो थर्ड एस्टेट है
उसको भी अलग से अपनी बात को रखने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि थर्ड एस्टेट तो वैसे ही बहुत परेशान था। एक तो पहले से टैक्सेस, उसमें भी उनके लोगों को तो पहले से ही अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा था, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे, और सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे उसके बाद उन पर नए टैक्सेस और इम्पोज कर देना, ये तो उनके लिए बिल्कुल ये था कि उन्हें अब सुसाइड ही कर लेना चाहिए, कि अब या तो उन्हें डू और डाई करना पड़ेगा या तो उन्हें कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज उन्हें फिर मरना ही पड़ेगा। यही उनके साथ सिचुएशन इस समय हो गई थी। तो नए टैक्सेस इम्पोज करने के लिए टेनिस कोर्ट में जब ओथ दिलाई गई तो हर स्टेट को एक वोट दिया गया। तो इसका उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, बहुत ज्यादा विरोध किया, और वो प्रोटेस्ट करने के लिए वो कहाँ चले गए, जनरल असेंबली से बाहर चले गए, यानी मीटिंग से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। मीटिंग से उन्होंने वॉकआउट कर दिया, और इस समय वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। ये एक रीजन बना था कि उन लोगों को अब समझ में आया कि उनकी जो पोजीशन है वो कभी भी यहाँ पर सुधरने वाली नहीं है, और उनकी ये जो पोजीशन है वो अगर कभी नहीं सुधरेगी तो कोई भी फायदा उसका नहीं होगा। यानी कि अब उन लोगों ने ये सोचा, क्योंकि अब तो मिडिल क्लास जो था वो भी उनके साथ ही था, मिडिल क्लास के जो पर्सन थे वो उन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, और थर्ड स्टेट के लोग जो हैं वो मिडिल क्लास के ऊपर ही थोड़ा सा डिपेंडेंट थे। क्यों डिपेंडेंट थे, क्योंकि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, इतने ज़्यादा लिटरेसी नहीं थी उनमें कि वो इन सारी बातों को समझ पाते, या फिर काम कैसे करना है, रिवॉल्यूशन कैसे करना है, या फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता थी। तो क्यों पता होंगी, क्योंकि ना तो वो कहीं किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ते थे, ना वो कहीं अदर जगह पर जाते थे। उनका तो काम था बस कि किंग के लिए कमाना, क्योंकि कमाने वाला तो जो यहाँ पर था स्टेट, वो कौन सा स्टेट था, थर्ड स्टेट था। यानी कि जो कंट्री है, कंट्री के लिए जो अर्निंग करने वाला जो स्टेट था वो सिर्फ थर्ड स्टेट था। बाकी ये दोनों तो क्या करते थे, सिर्फ जो भी इनसे जो पैसा आता था उसी पर एंजॉय किया करते थे किंग्स, और ये सारे जो भी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के जो लोग हैं। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया और वहां से बाहर चले गए, और इन्होंने ठान लिया कि अब तो कुछ ऐसा करना ही है कि जिससे हमारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। अगर हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी तो ही हम क्या कर पाएंगे, आगे कोई ना कोई जो हमारा फ्यूचर है उसको थोड़ा सा अच्छा बना पाएंगे। तो 20 जून 1789 को जब ये यहाँ से प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ से वॉकआउट कर गए, उसके बाद इन सभी ने एक मीटिंग खुद की थर्ड स्टेट के जो लोग थे इन्होंने मीटिंग की। इनमें से कुछ लोगों ने इनका साथ दिया, जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, उन लोगों ने भी इनका साथ दिया था, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को ये पता था कि ये जो लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और अन्याय किया जा रहा है, इनका बहुत वायलेशन किया जा रहा है। तो 20 जून 1789 को ये वर्सेल्स में असेंबल हुए। वर्सेल्स के अंदर जब ये असेंबल हुए बास्तील में, तो जब ये वर्सेल्स में असेंबल हुए तो इन्होंने डिसाइड किया कि आखिर करना क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा इनके बीच में विचार मंथन हुआ, सभी लोगों से सलाह मशविरा किया गया, सभी लोगों से एडवाइस ली गई, जितने भी मिडिल क्लास लोग थे या जितने भी लिटरेट पीपल थे इन सभी से एडवाइस ली गई नेशनल असेंबली। तो इन्होंने फिर क्या डिसाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए, तो इनको एक नीड लगी। इनको जब ये फाइनल जो डिसीजन पे पहुंचे, इनका जो फाइनल डिसीजन था वो था क्या, कि इनको क्या लगा कि हमें क्या चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए। यानी जब अदर कंट्रीज के बारे में इन्होंने बताया, जो मिडिल क्लास जो पीपल थे, लिटरेट पीपल जो थे, इन्होंने इन्हें बताया कि अदर कंट्रीज में क्या है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में पावर्स जो है वो क्या होती हैं, डिवाइड कर दी जाती हैं। पावर्स को उसमें क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। क्योंकि जो किंग था, किंग के रूल में तो सारी की सारी पावर्स किसके पास थी, किंग के पास थी। तो किंग जो था वो अपनी मनमानियां किया करता था। किंग जैसे मनमानियां किया करता था तो उसका जो सबसे नेगेटिव इफेक्ट था वो थर्ड स्टेट पे पड़ रहा था। तो नेशनल असेंबली, यानी इन्होंने कहा कि ठीक है, हमें भी क्या, किसकी नीड है, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की नीड है, जिसमें हम सारी पावर्स को डिवाइड कर देंगे। यानी जितनी भी पावर्स है उनको अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर देंगे, और अलग अलग पावर्स को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो पावर्स किसी भी एक हाथ में असेंबल नहीं होंगी और वो अपनी मनमानियां नहीं कर पाएगा। यानी कि कोई भी जो है वो डिक्टेटर नहीं बन पाएगा, और ना ही वहां पर एरिस्टोक्रेसी आ पाएगी। तो इसी विचार से जब इन लोगों से वोटिंग मांगी, यानी इन लोगों से जब इनकी राय मांगी, तो सबके सब जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन सब ने एग्री कर दिया। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के कुछ लोग भी इनके साथ थे इसमें।
तो जब इन सभी ने एग्री कर दिया तो ठीक है, नेशनल असेंबली का जो डिक्लेरेशन है वो हुआ और 28 जून को इन्होंने नेशनल असेंबली को डिक्लेयर कर दिया कि अब हम क्या बनाएंगे, नेशनल असेंबली बनाएंगे। नेशनल असेंबली जब इन्होंने बनाई तो नेशनल असेंबली में देखिए कुछ पर्सन, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे कि उसमें कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। नेशनल असेंबली जो थी उसमें वोट करने के आधार पर इन्होंने कुछ एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स को रखा था। नेशनल असेंबली में वोट करने की बेसिस पर इन्होंने एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स यानी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया था सिटीजन्स को। तो जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो कौन से सिटीजन्स थे, एक्टिव सिटीजन हु इज हैविंग द राइट टू वोट, जिनके पास वोट करने का राइट था। पैसिव सिटीजन्स, वोटिंग किसके लिए कि कौन हमारा जो हेड है वो इलेक्ट होगा। पैसिव सिटीजन्स हु डोंट हैव राइट, जिनके पास वोटिंग राइट नहीं थे। एक्टिव सिटीजन्स में तो सभी थे, लेकिन पैसिव सिटीजन्स में जो है उनके अलावा एक्टिव सिटीजन्स में सभी को इंक्लूड किया गया था, जैसे वुमन। और कुछ एक जो प्रॉपर्टी है उसका भी क्राइटेरिया रखा गया था कि इतनी प्रॉपर्टी से कम के पर्सन्स जो हैं वो वोट नहीं कर सकते। चिल्ड्रन, 10 ईयर्स तक के कम के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इन सभी को क्या रखा गया था, इन सब चीज़ों से बाहर रखा गया था कि ये लोग क्या नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से नेशनल असेंबली बना दी गई और इसमें डिफरेंट जो ऑर्गन्स है वो रखे गए, वही लेजिस्लेचर की तरह की। कुछ एक जो ऑर्गन है वो तो लॉ मेकिंग के लिए होगा, एक अप्लाई करने के लिए होगा और दूसरा उसके ऊपर डिसीजंस देने के लिए होगा। तो नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दी गई। अब इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, नेशनल असेंबली तो बन गई, वोटिंग का भी हो गया, लेकिन नेशनल असेंबली बन गई, हम लोग जो रूल करेंगे वो किस आधार पर करेंगे, यानी हमारे पास ऐसे कुछ रूल्स तो होने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस तो होने चाहिए कि हम उस आधार पर क्या कर सकें, रूल कर सकें। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अदर कंट्रीज में जो है वो उनके रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो लिखे हुए हैं, वो रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो रिटर्न फॉर्म में हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हम भी क्या करेंगे, हमारे रूल्स और रेगुलेशंस को रिटर्न फॉर्म में रखेंगे। रिटर्न फॉर्म में इन्होंने अपने रूल्स को रखा और उन रिटर्न फॉर्म के यानी उन सेट ऑफ रूल्स को क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। उन सेट ऑफ रूल्स को क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, यानी रूल्स बना लिए, उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए नेशनल असेंबली बना ली। अब लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्क, जो नेशनल असेंबली जब बनी थी तो इन्होंने उसमें क्या कर दिया था, जो मोनार्क के पास जो पावर्स हैं, क्योंकि मोनार्क के पास ही थी सारी पावर्स, मोनार्क के पास ही थी, किंग के पास ही थी सारी की सारी पावर, मोनार्क मीन्स किंग होता है, इसकी पावर को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया और सारी पावर्स किसके हाथ में दे दी, नेशनल असेंबली के हाथ में। जितनी भी पावर्स थी वो किसके हाथ में दे दी गई थी, नेशनल असेंबली के हाथ में दे दी गई थी और इन जो किंग है उससे सारी पावर्स छीन ली गई थी। तो ये तो हो रहा था नेशनल असेंबली में, थर्ड स्टेट के लोग तो ये कर रहे थे और ये जो सारी स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये सब हो रहा था कहाँ पर, वर्सेल्स में। लेकिन वर्सेल्स के अलावा बाकी जो रेस्ट ऑफ फ्रांस था उसमें क्या चल रहा था, टर्मोइल, यानी कि उसमें तो अभी विद्रोह ही चल रहा था। जो रेस्ट ऑफ फ्रांस था उसमें तो अभी क्या चल रहा था, विद्रोह चल रहा था। वही उसी पर ही थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो विद्रोह कर रहे थे बात का, वही की सोल्यूशन तो सोच नहीं रहे थे, सिर्फ क्या कर रहे थे, विद्रोह किए जा रहे थे, टर्मोइल्स किए जा रहे थे, जान माल का भी नुकसान किए जा रहे थे। तो बाकी रेस्ट ऑफ फ्रांस जो था उसमें क्या चल रहा था, टर्मोइल चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम, लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए थे। और उस समय जो विद्रोह चल रहा था, इस टर्मोइल में क्या हुआ था, 14 जुलाई को बास्तील जो है
जैसे वर्सेल्स है, ऐसी बास्तील है। बास्तील जो है ये वो जगह है जहाँ पर यहाँ के सारे जो ये कह सकते हैं कि जो किंग की जो थे ना, यानी गवर्नमेंट में जो मेन पर्सन्स होते हैं उसके जो लोग थे उनके यहाँ पर रेजिडेंस थे। तो बास्तील जो है इसको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। बास्तील को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब ये बास्तील जो है इसको कैसे डिस्ट्रॉय किया गया वो देखते हैं हम। क्योंकि इसके जो डिस्ट्रक्शन है इसका कारण खुद किंग की क्या है, पॉलिसीज हैं कि किंग ने कभी भी थर्ड स्टेट की पीपल को अपने फेवर में करने के लिए सोचा ही नहीं, बार बार उन्हें क्या करता रहा। क्योंकि वही कहते हैं कि सेम अगर बार बार किसी भी पर्सन को इतना ज्यादा परेशान किया जाएगा तो एक ना एक दिन वो क्या कर देगा, टर्मोइल कर देगा, एक ना एक दिन वो अगेंस्ट हो ही जाएगा। तो अब स्टॉर्मिंग ऑफ बास्तील में देखिए क्या हो रहा था। देखिए बास्तील में हम बात करते हैं कि इसकी 14 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इस सीजन में, जब इससे पहले वाला जो सीजन गया था उस समय विंटर सीजन में फसल जो थी वो बहुत खराब हुई थी। विंटर की जो फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हुई थी, बैड हार्वेस्टिंग हुई थी और टैक्स जो हैं वो इंक्रीज कर दिए गए थे। बैड हार्वेस्टिंग हुई लेकिन टैक्स क्या कर दिए गए, इंक्रीज कर दिए गए। बैड हार्वेस्ट होने के बाद इनके पास तो जो इन्होंने लोन वगैरह जो लिया था, जो भी क्रेडिट लिया था वो ही रिटर्न करने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा था। तो और उसके ऊपर से इस पर न्यू टैक्सेस और लगा दिए गए। टैक्स पहले वाले इंक्रीज कर दिए, नए टैक्सेस और लगा दिए जिसके लिए मीटिंग बुलाई थी। तो इससे क्या हुआ, टैक्स जब इतने लगा दिए गए और उसके ऊपर से कि जो ब्रेड की प्राइस है यानी खाने का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज कर दिया गया। खाने का जो प्राइस है उसको भी क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। तो अब यहाँ पर लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे भूखे मरने लगे। उनके बच्चे जो थे वो भूखे मरने लगे, यानी कि जो आधी सी जो जनसंख्या है वो क्या होने लगी, भूख से मरने लगी, तड़पने लगी। और बेकर्स जो थे यानी कि जो सेलर्स थे उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाया। उन्होंने और ज्यादा फिर प्राइसेस हाई कर दिए। तो इससे भी जनता जो थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तो क्या किया, एक दिन जब क्राउड्स वुमेन जो है एक लाइन में लगी हुई थी, क्राउड में लगी हुई थी और जो बेकर्स है वो क्या नहीं दे रहे थे, जो जितने भी उनके पास मनी थी उस पैसे से क्या नहीं दे रहे थे, वो सामान नहीं दे रहे थे, उनका जो फूड मटेरियल है वो नहीं दे रहे थे। तो वुमेन जो थी उन्होंने भी एक अहम रोल प्ले किया। उन्होंने क्या रोल प्ले किया कि उन वुमेन ने क्या किया, शॉप में घुस गई, जहाँ से भी वो सामान ले रही थी शॉप में घुस गई और उसको लूट लिया शॉप को। और वहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन था यानी कि सारा सामान जो है वो सबका सब वो उठाकर ले आई और वहाँ पर विद्रोह कर दिया। ये हुआ। अब किंग ने कहा ठीक है, ये हो गया। अब किंग ने कहा कि ठीक है, यहाँ की जो जनता है वो हाथ से बाहर निकलती जा रही है, तो क्या करना है हमें। किंग ने ऑर्डर दे दिया आर्मी को कि आर्मी जो है वो कहाँ चली जाए, सिटी में चली जाए। किंग ने कहा आर्मी को कि आर्मी कहाँ चली जाए, सिटी में चली जाए। तो पूरी सेना को सिटी में भेज दिया और ऐसी अफवाह फैल गई। तो किंग ने ऑर्डर दिया है कि बस देखते ही किसको गोली मार दो। ऐसी वहां पर अफवाह फैल गई ओपन फायर की, सिटी में जाना है और ओपन फायर करना है। तो लोग जो थे, जो जनता थी वहां की पीपल जो थे वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गए। और एंग्री होने पर उन्होंने क्या किया, पूरे बास्तील में विद्रोह कर दिया। पूरे बास्तील में लड़ाई झगड़े और सेना से लोहा लेने के लिए सबके सब यानी पूरी जनता आगे आ गई। और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वहां पर, क्योंकि बास्तील में जितनी भी लोग थे ना जो गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे लोग बास्तील में ही रहते थे। तो जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उसको सभी को लोगों ने तोड़ दिया। उन सारी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया। उसमें जितना भी पैसा था, जो भी उनके काम की चीजें थी वो सारी लूट ली गई, सारा सामान उनका निकाल दिया गया। अब जो प्रोटेस्टर्स थे यानी जो विरोध करने वाले थे इन न्यू टैक्सेस का, उन विरोधियों ने क्या किया कि अब हमें क्या चाहिए, अब हम विद्रोह तो करेंगे ही, तो अब हमें लगता नहीं है कि ये मामला जो है वो इतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा। यानी अब हमें एक बार अगर हमने अब स्टार्ट कर ही दिया है, टर्मोइल अगेंस्ट होना स्टार्ट कर ही दिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, पूरा तरीके से हमें आज़ादी ले लेनी चाहिए। तो प्रोटेस्टर्स जो थे वो क्या थे कि अब भाई ठीक है, हमें आर्म्स भी चाहिए, यानी कि हमें हथियार भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, आर्म्स को ढूंढना स्टार्ट किया, यानी हथियारों को ढूंढना स्टार्ट किया। और हथियारों को ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने स्टार्ट किया तो जो वहाँ की जो सेना थी, जो आर्मी थी, वो आर्मी भी क्या हो गई, थोड़ी सतर्क हो गई कि ठीक है ये सारे हथियार ले जाएंगे तो फिर उन्हीं हथियारों का हमारे लिए यूज करेंगे। तो आर्मी का जो कमांडर था, बास्तील की आर्मी का जो कमांडर था, उस आर्मी ने इसको रोकने की कोशिश की, अपने जो आर्म्स है उनको प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया। और जब वो उनको प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, जो भीड़ जो आई थी, गुस्से में जो लोग थे
उन सभी ने उसको क्या कर दिया, मिलकर मार दिया। उसके जो कमांडर था आर्मी के कमांडर को उसने, भीड़ ने मार दिया और इस तरीके से वो मारा गया। तो किंग ने जब ये रूप देखा लोगों का, तो किंग ने सोचा कि अब जो ये लोग हैं इन्हें और दबाया नहीं जा सकता और थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं इन पर अब और अत्याचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किंग जो है वो इस समय की कंडीशंस को देख करके क्या हो गया था, थोड़ा डर गया था। अब किंग ने जब इस समय की कंडीशंस देखी तो किंग बहुत डर गया और किंग ने डर के मारे क्या कर लिया, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। किंग ने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया और उसकी जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस थे उन सभी को भी एक्सेप्ट कर लिया 14 जुलाई 1789 को। जब किंग ने इन सबको एक्सेप्ट कर लिया तो उसने ये भी देखा कि उसकी पावर्स जो है वो आज के बाद कॉन्स्टिट्यूशन से ही इसने ये भी एक्सेप्ट किया कि इसकी जो पावर्स हैं वो अब किससे बंधी हुई होंगी, दे आर टाइड या दे आर चेक्ड, दे आर बैलेंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस में बंधी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बंधी हुई हैं। तो ये जो सारी पावर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में बंध गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने लगा था किंग। तो 4 अगस्त 1789 को पूरे तरीके से यहाँ पर क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो डिक्लेयर हो गई थी। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो डिक्री अबॉलिशिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे पहले क्या किया गया, जितने भी ये टैक्स इम्पोज कर दिए गए थे ना, इम्पोर्टेंट जो टैक्सेस हैं उनको इम्पोज कर दिया गया था, वो सारे टैक्सेस को क्या कर दिया गया, इलीगल, अवैध, इलीगल घोषित कर दिया। और जब इनको इलीगल घोषित कर दिया तो सारे टैक्सेस को जनता पर से रिमूव कर दिया गया। जो मेन टैक्सेस थे वो सारे के सारे टैक्सेस ऐसे एज इट इज रहे और जो टैक्सेस हैं इनके अकॉर्डिंग, नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंग टैक्सेस जो है वो तीनों एस्टेट्स में बराबर बराबर बांटे जाएंगे। जो तीनों एस्टेट थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, इन तीनों एस्टेट में इन टैक्सेस को इक्वल जो क्वांटिटी है इक्वल में डिवाइड कर दिया गया। तो ये था हमारा नेशनल असेंबली किस तरीके से आई इनके पास। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना वो देखते हैं। फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया क्योंकि 1791 में नेशनल असेंबली ने अपना कंप्लीट कर लिया था। जो 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को इसने कंप्लीट कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के बाद सारी की सारी जो पावर्स हैं वो डिवाइड कर दी गई, सभी में डिवाइड कर दी। तो इस तरीके से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर, इन तीनों को भी डिवाइड कर दिया गया। इन तीनों को डिवाइड करने के बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स दे दिए गए सभी को, हर पर्सन को, राइट्स टू एवरी सिटीजन, हर सिटीजन को उनके राइट्स दे दिए गए। इस तरीके से जो फ्रांस है वो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको ध्यान से पढ़िए और इसके मेन जो क्वेश्चंस हैं वो बना लीजिए।